अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में अब्राहम मैस्लो की कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी। इसमें हम सबसे पहले इनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनके की पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद इनकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हायरार्की है वो देखेंगे नीड्स की। ठीक है जी। पर्सनैलिटी एंड नीड्स वो देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सेल्फ एक्चुलाइजर्स की, बी नीड्स, डी नीड्स। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑन मैस्लोज थ्योरीज। ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर। अब्राहम मैस्लो इंट्रोडक्शन। अब्राहम मैस्लो वॉज बॉर्न इन न्यूयॉर्क इन 1908। ठीक है जी। न्यूयॉर्क में वो पैदा हुए थे 1908 में। उन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी किया, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को स्टडी किया विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से। ठीक है जी। एंड न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। इन दोनों जगहों से इन्होंने ये दोनों चीज़ें स्टडी की थी। ठीक है जी। अब्राहम मैस्लो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के सही जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे अब्राहम मैस्लो। इनकी मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? उन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में काम किया और उसके बाद इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स को डेवलप किया। ठीक है जी। मैस्लोज ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जो इन्होंने ह्यूमनिस्टिक में कंट्रीब्यूशन दिया है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो उसमें जिनकी कंट्रीब्यूशन है उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है? थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इसकी क्या की पॉइंट्स मेनली क्या हैं? मैस्लो जो थे वो क्या थे? एज अ लीडर उन्होंने काम किया ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को। ठीक है। मतलब उन्होंने इवॉल्व किया इस पूरी ब्रांच को। ठीक है जी। अप्रोच द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी बाय फोकसिंग ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। इन्होंने पर्सनैलिटी को स्टडी किया सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है जी। सब्जेक्टिव क्या होता है? हर इंसान का यूनिक एक्सपीरियंस। ठीक है जी। जब हम सब्जेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है यूनिक एक्सपीरियंस। ठीक है जी। हर किसी का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। लेकिन जब एज अ होल बात की जा रही होती है, किसी बात को एज अ होल अप्लाई किया जा रहा होता है पूरी मतलब के सोसाइटी पे, मतलब कि पूरी जगह पे अप्लाई किया जा रहा होता है कि सबके लिए यही बात है, तो वो बात होती है ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने फ्री विल की बात की। फ्री विल क्या होता है कि बाय बर्थ इंसान को चॉइस दे दी गई है जिसके बिहाफ पर वो अपनी लाइफ गुजारता है, खुद अपने डिसीजंस लेता है। ये हमारी फ्री विल होती है। ठीक है जी। इस पर इन्होंने बात की। एंड द इनेट ड्राइव टूवर्ड सेल्फ एक्चुलाइजेशन। सेल्फ एक्चुलाइजेशन क्या होती है? हमारी जो इंटरनल मतलब सेटिस्फेक्शन होती है, हमारी जो इंटरनल बाय बर्थ हमारे अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है। जिस तरह क्रिएटिव होती हैं, आर्ट्स की होती हैं, इस तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंसान का मतलब वो इनेट होती हैं। इनेट का मतलब होता है बाय बर्थ होती हैं। ठीक है जी। वो बाय बर्थ नीड्स होती हैं हमारे अंदर और उनको हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। जैसे कि कोई हॉबीज़ होती हैं बेस्ट, मतलब इंसान की जो अंदरूनी उसका पोटेंशियल होता है कि वो अपनी उन ख्वाहिशात को पूरा कर सके जो उसके बाय बर्थ इनेट उसके करेक्टरिस्टिक्स यूनिक उसको जो दी गई होती हैं। ठीक है जी। इन्होंने इस बारे में भी बहुत बात की कि वो कौन सी इनेट ड्राइव्स होती हैं जो हमें सेल्फ एक्चुलाइजेशन की तरफ लेकर जाती हैं, इंसान अपना जो है वो एक्चुलाइजेशन कर सके, अपना अपने आप को अंदरूनी तौर पे पहचान सके। ठीक है जी। अपनी करेक्टरिस्टिक्स को। सही है जी। उसके बाद आता है चेंज ऑफ नीड्स की इन्होंने बात की। मैस्लोज एक्सपेंडेड द फील्ड ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइको टू इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ह्यूमन नीड्स चेंज। उन्होंने ह्यूमन जो ये हायरार्की दी थी उसमें उन्होंने ये बात की थी कि हमारी जो नीड्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है जी। मतलब कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में उन्होंने ये बात की कि ह्यूमंस की नीड कैसे चेंज होती हैं, उनकी ज़रूरियात उनकी लाइफ के गुजरने के साथ साथ थ्रू आउट द लाइफ स्पैन वो कैसे चेंज होती रहती हैं उनकी ज़रूरियात। ठीक है जी। उस पर उन्होंने बात की कि मतलब पहले एक ज़रूरत होती है, जब वो सेटिस्फाई होती है फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, तो मतलब ये कैसे लेवल है और ये कैसे चेंज होती हैं और ये क्यों चेंज होती हैं। इस पे उन्होंने बात की। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पे बात की कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसे बनती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है रैंकिंग ऑफ हायरार्की। इन्होंने हायरार्की में रैंक्स किए कैसे कि मतलब पहले एक नीड सेटिस्फाई होती है, सबसे पहले कौन सी नीड्स होती हैं मोस्ट बेसिक होती हैं। ठीक है जी। जो इंसान फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई करना चाहता है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी नीड्स आती हैं जो फर्स्टली इंसान को चाहिए होती हैं, वो फिजिकल नीड्स होती हैं, फंडामेंटल नीड्स होती हैं। ठीक है जी। इसमें क्या आ जाता है, जिसमें हमारी फूड की, बायोलॉजिकल, इस तरह की जो मेन नीड्स होती हैं। ठीक है जी। वो आ जाती हैं। उसके बाद मोस्ट एडवांस तक जाता जाता है कि मतलब रैंक हाई होता जाता है इंसान की नीड्स का। जब एक सेटिस्फाई हो जाती है, जब हंगर सेटिस्फाई होता है तो फिर उसको कोई और नीड्स आ रही होती हैं। ठीक है जी। इस तरह आगे नीड्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो ये इनका रैंक उन्होंने किया। ठीक है जी। मैस्लो ने अ पर्सन मस्ट एक्वायर एंड मास्टर ईच लेवल। पहले इंसान एक लेवल को सेटिस्फाई करता है फिर ही वो नेक्स्ट की तरफ जाता है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक अभी सेटिस्फाई हुआ नहीं है
जो मतलब रैंक के मुताबिक अभी नीचे था और इंसान ऊपर चला जाए, मतलब उसको ऊपर वाली को, फॉर एग्जांपल अब हंगर और थर्स्ट वाली फर्स्ट पहले वाली नीड है, फिर उसके बाद इंसान को ये फीलिंग आती है कि उसके पास एक प्यारा सा घर होना चाहिए। तो अभी इंसान वैसे भूखा बैठा हो और उसके माइंड में चल रहा हो कि मुझे घर मिल जाए चाहे खाना मिले ना, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, पहले इंसान को खाना मिलेगा, वो खा लेगा, जब वो सही सेटिस्फाई होगा उस नीड से, तो फिर उसके माइंड में ये सेफ्टी की बात आएगी कि उसको एक प्यारा सा घर मिले एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये उन्होंने रैंकिंग की। आगे हम देखेंगे हायरार्की जो है उन्होंने जो पायरामिड दी थी उससे सही समझ आएगी आपको। Study of self-actualizers. Maslow studied personality of self-actualizers and found that they had many things in common. उन्होंने जो self-actualizers थे, जो मतलब जिन्होंने अपनी self-actualization कर ली थी, वो जो persons थे उनको उन्होंने कुछ persons को study किया मैस्लो ने। ठीक है जी, और उसके बाद उन्होंने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर बहुत सारी, वो हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजर्स जो होते हैं उनकी कोहेरेंट पर्सनैलिटी होती है। कोहेरेंट मतलब एक स्टेबल पर्सनैलिटी होती है उनकी लाइफ में, एक नॉर्मल उनकी एक मतलब लाइफ चल रही होती है, एक मतलब एक एतदाल होता है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी एक नॉर्मल चल रही होती है, स्टेबल होती है। ठीक है जी, उसके बाद आता है कि उनके अंदर ऑप्टिमल साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है, मतलब उनकी गुड हेल्थ होती है, मेंटली तौर पे भी वो गुड होते हैं, कोई डिप्रेशन एनजाइटी एक्सेट्रा कुछ नहीं होता, और उनकी एक नॉर्मल हेल्थ होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग होती है मेंटली तौर पर। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं उनका ह्यूमनिज्म में कंट्रीब्यूशन। ह्यूमनिज्म इज अ पर्सपेक्टिव विद इन साइको दैट एम्फसाइजेस द पोटेंशियल फॉर गुड दैट इज इनेट टू ऑल द ह्यूमंस। ह्यूमनिज्म क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो ब्रांच है ये ज़्यादा एम्फसाइज करती है ह्यूमंस की गुड बिहेवियर की तरफ। ठीक है जी, कि इंसान जो है वो बाय बर्थ सारे ही गुड हैं। ठीक है जी, अच्छे हैं, वो इन्वायरमेंट पे भी मतलब कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, वैसे बाय बर्थ सारे ह्यूमंस अच्छे होते हैं। ये था ह्यूमनिज्म का टेक्निक। ज़्यादा इनका ये था कि हर कोई जो होता है वो इनरली इंटरनली बाय बर्थ जो है वो अच्छा होता है और हर कोई अच्छा ही अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है, ये वाली जो टेक्निक थी। ठीक है जी, उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। इन्होंने जो बात की कि सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब कि इंटरनल पोटेंशियल को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है जी, अचीव कर सकते हैं अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी। वन हु डन दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजर, जो ये कर लेता है, जो अपनी इंटरनल अचीवमेंट्स को सेटिस्फाई, अपने इंटरनल पोटेंशियल को। ठीक है जी, इंटरनल पोटेंशियल को जो इंसान सेटिस्फाई कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजर कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इनका एक और मेन कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने कम्प्लीमेंट किया था फ्राइड पे। इन्होंने कहा था कि मेरा जो सारा वर्क है, ठीक है जी, ये एज अ वाइटल कॉम्प्लीमेंट टू द टू दैट ऑफ फ्राइड। इन्होंने कहा था कि ये मतलब ये फ्राइड की तरफ से है, इन्होंने अपने जो है ना काम को फ्राइड की तरफ डेडिकेट किया था। ठीक है जी, इन्होंने कहा था इट इज़ एज इफ फ्राइड सप्लाइड अस द sick dull and boring half of psychology and we must now fill it with। उन्होंने कहा था कि उन्होंने फ्राइड ने जो वो साइको एनालिसिस में सारी उन्होंने जो डिटेल दी थी, इन्होंने ये कहा था कि फ्राइड ने हमें एक डल और सिक हाफ दे दिया है साइकोलॉजी का, और अब आगे हम जो है इसको फिल करेंगे एक हेल्दी हाफ से, क्योंकि वो साइको एनालिसिस में बहुत ज़्यादा उनको हुआ था क्रिटिसिज्म और वो डल मतलब उसको कंसीडर किया गया था। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि वो उन्होंने हमें डल साइकोलॉजी का हाफ दे दिया, आधी साइकोलॉजी उन्होंने हमें दे दी है जो डल है, अभी बोरिंग है, लेकिन उसको हमने फिल करना है, उसको हमने खूबसूरत बनाना है खुद। ठीक है जी, इसके बाद उन्होंने बात की हेल्दी पर्सनैलिटीज़ की। मैस्लो ने कहा था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सनैलिटीज़ जो थी, जो मतलब जाने माने कंसीडर किए जाते थे लोग उस वक्त में, उन सब को उन्होंने स्टडी किया। ठीक है जी, पर्सनली इन्होंने स्टडी किया और उन्होंने कहा कि वो सारे ही ना क्रिएटिव थे और प्रोडक्टिव थे, मतलब वो सारे मेहनती लोग थे, काम करते थे, क्रिएटिव थे, मतलब क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करते थे, और एक हेल्दी उनकी मेंटालिटी थी। तो उसमें उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सेट्रा इन सब को उन्होंने स्टडी किया था। सही है, उसके बाद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने कहा कि ये जो सारे सेल्फ एक्चुअलाइजर्स थे, ठीक है, मतलब जो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर चुके थे, जो लोग जो अपने इंटरनल पोटेंशियल को पहचान चुके थे, उसको सेटिस्फाई कर चुके थे, वो सारे लोग जो थे उनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है जी, वो सारे ओपन माइंडेड थे, मतलब वो शेयर करते थे अपने व्यूज़ को। ठीक है, वो पोजेसिव नहीं थे अपने इंटरनल थॉट्स को लेकर, वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली शेयर करते थे, क्रिएटिव थे। ठीक है जी, लविंग थे, स्पॉन्टेनियस थे,
कंपैशनेट थे, कंसर्न थे, ठीक है, लोगों का ख्याल रखते थे, मोहब्बत करने वाले थे, एक्सेप्ट करते थे अपने आप को कि जो उनके मतलब उनसे कोई मिस्टेक हुई है, कोई वर्ड है उससे कोई मिस्टेक हुई है, वो सबको एक्सेप्ट करते थे। मतलब जो चीज़ें हम दबा देते हैं अपने अंदर वही तो मसले करती हैं, ठीक है। इस वजह से वो लोग जो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह गुजार लेते हैं, वो यही करते हैं कि हर चीज़ को ओपनली शो करते हैं, ठीक है, और हर चीज़ और अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको पॉजिटिव वे में सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। उन्होंने कहा था कि ये सारे पर्सन्स की ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद personality and hierarchy of needs. Abraham Maslow developed a human hierarchy of needs that is conceptualized as a pyramid to represent. उन्होंने human needs को उनको एक pyramid में present किया, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने कहा वो मतलब एक लेवल से दूसरा लेवल जा रहा है pyramid की तरफ, ये अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। ये हमारे पास ये pyramid है, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया कि एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ नीड्स कैसे जाती हैं वो इन्होंने बताई, नीड्स बताई। मैस्लो हायरार्की इज मोस्ट ऑफन प्रेजेंटेड विजुअली एज अ पिरामिड, उसको पिरामिड के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि उसकी शेप पिरामिड की तरह। विद द लार्जेस्ट मोस्ट फंडामेंटल साइकोलॉजिकल नीड्स, सबसे ज़्यादा जो मतलब मोस्ट हमें चाहिए होती हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है जी, वो उन्होंने लास्ट में रखी हैं। उसके बाद स्मॉलेस्ट और मोस्ट एडवांस जो होती हैं वो उन्होंने मतलब जो इंसान को बाद में अब आखिर में जाके चाहिए हो रही होती हैं वो उन्होंने टॉप पे रखी, और उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को उन्होंने टॉप पे रखा, ठीक है जी। उनका ऑर्डर ये था कि सबसे पहले बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स थी, ठीक है, जिसमें हंगर, थ्रस्ट और ये सारी चीज़ें आती हैं, स्लीप, वाटर, फूड एक्सेट्रा, ठीक है जी। और उसके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं, जिसमें हमारे पास होता है कि एक अच्छा सा मतलब एक घर होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद नीड ऑफ लव एंड बिलोंगिंग के मतलब एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, फैमिलीज़ होनी चाहिए, सोशल इंटरेक्शन होनी चाहिए, ये बातें आ जाती हैं। जब मतलब एक नीड सेटिस्फाई होती है फिर आगे मतलब जब इंसान की बायोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसको फूड और थर्स्ट सब कुछ उसका सेटिस्फाई है, फिर उसके बाद वो सेफ्टी की तरफ जाता है कि अब मेरा एक घर होना चाहिए, ठीक है, सिक्योर होना चाहिए। और उसके बाद फिर उसके बाद जब उसको घर भी मिल जाता है फिर उसकी ये नीड आती है कि एक मतलब लविंग फैमिली होनी चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है। जब ये भी सेटिस्फाई हो जाता है फिर वो ये सोचता है कि सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, मतलब सेल्फ एस्टीम रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी एक माशरे में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लोग उसको जानते हों, ठीक है, उसका एक रोब हो, मतलब उसकी एक लेवल हो, ठीक है। फिर वो इस तरफ जाता है, मतलब वो उसने कुछ अर्न किया हो, उसकी कोई अचीवमेंट्स हों, और फिर उसके बाद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है कि वो जो इंटरनल उसके अंदर पोटेंशियल है जो उसका मतलब जो उसकी इंटरनल क्रिएटिव नीड्स हैं उनको वो सेटिस्फाई कर सके, वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर वो उसकी तरफ जाता है, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि एक लेयर जब सेटिस्फाई होती है, फुलफिल होती है, तो फिर इंसान जो है वो नेक्स्ट नीड की तरफ जाता है। तो ये एक मतलब लेवल, एक रैंक है, जब बॉटम सेटिस्फाई होगा फिर इंसान अपर की तरफ मूव करेगा, ये हमारे पास आता है। ये देखें सबसे लास्ट में हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, जिसमें हमारे पास हंगर, थ्रस्ट, फूड, स्लीप सब कुछ आ जाता है। फिर सेफ्टी की तरफ इंसान जाता है, फिर लव और पार्टनर, फ्रेंडशिप, फैमिली कनेक्शन, फिर बंदा स्टीम की तरफ जाता है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारी जो नीचे वाली 3 नीड्स हैं इनको कहा जाता है डी नीड्स, और जो टॉप वाली 2 हैं उनको कहा जाता है बी नीड्स। ये कैसे कहते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। उससे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी जो उन्होंने स्टडी किए, इतने सारे सेल्फ एक्चुअलाइजर्स को जो उन्होंने मैस्लो ने स्टडी किया, तो क्या नाम है उन सब की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कॉमन जो उन्होंने देखी, ठीक है। मैस्लो व्यूड सेल्फ एक्चुअलाइजर्स एज द सुप्रीम अचीवर्स इन द ह्यूमन रेस। उन्होंने कहा कि ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजर्स थे, मोस्टली जो इंसान अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लेते हैं वही ये इंसानियत में, रेस में, सब में अचीवर्स होते हैं, मतलब उन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया होता है, ठीक है जी। इन हिज रिसर्च ही फाउंड दैट मैनी ऑफ दीज पीपल्स, इन सब की क्या है ये वाली पर्सनैलिटी ट्रेट सेम सेम है, इन्होंने ये स्टडी किया। कौन सा सेम सेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मोस्ट सेल्फ एक्चुअलाइजर्स हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ अवेयरनेस। उन सब के अंदर एक अवेयरनेस की सेंस होती है, ठीक है जी। अवेयरनेस की क्या सेंस होती है, उनकी नीड्स की, और ठीक है जी मतलब उनके प्लान होती है उनकी लाइफ, सही है। मेंटेनिंग नियर कांस्टेंट इंजॉयमेंट, मतलब उनकी लाइफ में सिर्फ ये नहीं होता कैरियर सक्सेस,
उनकी लाइफ में एक फ़न होता है, एन्जॉयमेंट भी होती है, वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीते हैं, एक इंटरेस्टिंग लाइफ होती है, ठीक है। एम ऑफ लाइफ मतलब इंटरेस्टिंग लाइफ होती है, उनकी लाइफ में इंजॉयमेंट होती है, मज़ा होता है, एक खूबसूरत ज़िंदगी होती है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस जो भी वो कुछ अचीव करते हैं, ठीक है, वो लोगों के साथ उसको शेयर करते हैं, वो उसको अचीव करने के बाद गुड फील करते हैं, ठीक है। वो मतलब अपनी खुशियों को और अपने जो पोटेंशियल्स होते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को खाली अपने अंदर तक नहीं रखते, वो दुनिया के साथ उसको शेयर करते हैं और वो खुशी महसूस करते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है, वो एक्टिवली इंगेज होते हैं एक्टिविटीज़ में, ठीक है जी। मतलब वो उनकी लाइफ का एक एम होता है, उनकी अच्छी अच्छी हॉबीज़ होती हैं और क्रिएटिव होते हैं, ठीक है जी। खाली सक्सेस और एम और कैरियर में नहीं उनका होता, उनकी लाइफ में और भी मज़े होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, अच्छी अच्छी हॉबीज़ होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद डिस्पाइट दिस फैक्ट मोस्ट ऑफ दीज इंडिविजुअल्स सीम डीपली रूटेड इन रियलिटी एंड वर एक्टिवली प्रॉब्लम सीकर्स एंड सॉल्वर्स। मतलब वो एडवेंचरस होते हैं, मतलब कि वो एडवेंचर्स करते हैं, प्रॉब्लम्स खुद वो सीख कर रहे होते हैं, खुद प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, लेकिन फिर उनको पॉजिटिव वे में सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। खाली प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, उसको अच्छे से सॉल्व भी करते हैं। मतलब वो एक ऐसे नहीं है कि बस बैठे हैं, ना कोई प्रॉब्लम आया ना कोई सोल्यूशन आया, बस सुकून से ज़िंदगी गुजर रही है, ऐसे नहीं होते। वो खुद प्रॉब्लम पहले देखते हैं कि हाँ हाँ जी यहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। एक मतलब उनकी मज़े की लाइफ गुजर रही होती है, एडवेंचर्स होते हैं उसमें, ठीक है जी। दे डेवलप अ लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर व्हाट दे कुड नॉट बी चेंज्ड एंड अ लेवल ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड रेसिलियंस टू टैकल व्हाट कुड बी चेंज। मतलब वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है जी। मतलब लोगों की चेंज, जो भी कोई बात होती है, जो वर्ड में चेंज आ रहा है, ठीक है जी, जो नई बातें होती हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। उनका मतलब कि इसी को तो कहा जाता है कि ओपन माइंडेड, मतलब इंसान नई चीज़ को एक्सेप्ट कर सके इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है जी। उसके बाद और खुद भी वो चेंजिंग्स करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है जी। ये क्या होते हैं, ज़्यादातर ये क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज पीपल है हेल्दी रिलेशनशिप्स, उनके हेल्दी अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों से रिलेशनशिप्स नहीं होते, उनके रिलेशनशिप्स थोड़े से होते हैं, स्मॉल ग्रुप से होते हैं, ठीक है जी। और लेकिन वो जो जिनके साथ होते हैं उनके साथ बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनके साथ वो फ्रीली अपना हर बात अपनी मतलब कि फ्रीली उनके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। वो उनके जो होते हैं उनके साथ कुछ मतलब लोगों के साथ होते हैं रिलेशनशिप्स, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल इंडिकेट अ कोहेरेंट पर्सनैलिटी सिंड्रोम एंड रिप्रेजेंट ऑप्टिमल साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड फंक्शनिंग। हम पहले बात कर चुके हैं, उन्होंने कहा था कि सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल जो होते हैं उनकी स्टेबल पर्सनैलिटी होती है, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है, ऑप्टिमल मतलब पॉजिटिव, उनकी उनकी हेल्थ, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ और फंक्शनिंग मेंटालिटी, उनकी सब कुछ पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं वो, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बी नीड्स एंड डी नीड्स की, ठीक है जी। डी नीड्स क्या होता है, डी नीड्स को हम डेफिशिएंसी नीड्स भी कहते हैं। ये क्या होती हैं, ये वो वाली नीड्स होती हैं कि जब इनकी कमी होती है तो इंसान को एक डेफिशिएंसी फील होती है, ठीक है जी। और वो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी ये नीड्स हमें डायरेक्ट करती हैं, हमें मूव करती हैं कि इसको फुलफ़िल किया जाए, खुद ब खुद हमें मूव कर रही होती हैं कि हम इसको फुलफ़िल करें, ठीक है जी। इसमें कौन सी आ जाती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसान को जब भूख लगी होती है तो वो सुकून से नहीं बैठ सकता, वो सर्च करता है, किचन में जाता है, इधर उधर जाता है कि वो कुछ खा ले जल्दी से। वो मतलब वो खुद ब खुद उसको वो जो उसकी ड्राइव है, वो जो हंगर वाली उसकी ड्राइव है, वो उसको खुद ब खुद मूव कर रही है कि जाओ उठो जल्दी से कुछ खाओ, ठीक है। मतलब वो खुद हमें मूव कर रही होती हैं और इनकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा फील होती है, सही है। ये वो वाली नीड्स होती हैं और इंसान जल्दी से जल्दी उनको फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा होता है जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। सम रिसर्चर्स ने भी ये भी बात की कि एस्टीम लेवल जो होता है वहाँ तक की जो हमारी होती हैं वो सारी डी नीड्स होती हैं। ये हमने जो हायरार्की पढ़ी थी, इसमें उन्होंने कहा कि ये जो एस्टीम लेवल तक की सारी होती हैं, जिसमें बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी और लव बिलोंगिंग, ये सारी क्या है, ये सारी एस्टीम भी, ये सारी जो हैं ये चारों, ये क्या इनको कंसीडर किया जाता है डी नीड्स में। मतलब कि ये जब भी नहीं होती हैं, ठीक है, तो इंसान को मतलब ये जब भी डेफिशिएंसी होती है, इनकी कमी होती है, तो इंसान इनको जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है जी। ये भी रैंक पे डिपेंड करता है, जब एक सेटिस्फाई होगी तो फिर अगले की नीड इंसान को डेफिशिएंसी फील होगी उसकी, ठीक है जी। डी नीड्स व्हेन डेफिशिएंसी अकर मोटिवेशन टू स्टार्ट द नीड स्टार्ट्स एंड डिक्रीज द डेफिशिएंसी। जैसे ही हम उसको सेटिस्फाई करेंगे तो डेफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। और इनकी जब डेफिशिएंसी हुई होती है तो इंसान को एंजाइटी और इरिटेशन हो रही होती है, मतलब वो तंग हो रहा होता है, परेशान होता है कि जल्दी जल्दी मैं इसको पूरा कर लूँ,
ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आती हैं बी नीड्स। बी नीड्स को हम बी मोटिवेशन नीड्स भी कहते हैं और बी मोटिवेटेड नीड्स भी कहते हैं। हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ दैट नीड्स आर बी, मतलब कि जो लाइफ की हमारी हायर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है जी, उसमें क्या होता है, उनको हम क्या कहते हैं, बी नीड्स कहते हैं, बी मोटिवेटेड नीड्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास ब्यूटी, हेल्थ और ब्यूटी, ट्रस्ट और जस्टिस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है जी। और व्हेन यू ट्राई टू डिफाइन दीज नीड्स इन रियल मीनिंग, जब हम इनको रियल मीनिंग में कर रहे होते हैं डिफ़ाइन, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, बी नीड्स होती हैं। मतलब ये जो हमारी ब्यूटी की और ये सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं ना। पहले इंसान को ये होता है कि वो अपनी बायोलॉजिकल नीड पूरी करे, अपनी सेफ्टी को कंसीडर करे, अपनी लाइफ के बिलोंगिंग्स को, अपने रिलेशंस देखे, अपनी इज़्ज़त नफ्स एस्टीम देखे। ठीक है जी। उसके बाद जाके फिर वो कहता है कि मैं ब्यूटीफुल हो जाऊँ और दुनिया में सबको सच बोलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो ये सारी बातें इंसान बाद में देखता है। ये हमारी बी नीड्स होती हैं। ठीक है जी। दीज टू पायरामिड्स नाउ ऐड इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल। अब ये जो बी नीड्स और डी नीड्स हैं, इनको भी अब न्यू जो हायरार्की बनाई गई है, ठीक है, मैस्लो की, तो उसमें जो है इनको इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। मैस्लो की थेरीज पे जो क्रिटिसिज्म हुआ था, मैस्लो के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया लैक ऑफ साइंटिफिक रिगोर, मतलब कि इसमें साइंटिफिक एविडेंस कम है। साइंटिफिक एविडेंस जो है उसके लैक की वजह से इसको किया गया कि इसमें क्या है, उन्होंने मतलब थ्योरेटिकल थिंग्स ज़्यादा बात की हुई है, साइंटिफिक लॉजिक्स नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक है जी। और उसके बाद एज विद ऑल अर्ली साइकोलॉजिकल स्टडीज क्वेश्चंस हैज बीन रेज्ड अबाउट द लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस। मेन यहाँ पर मतलब जो सारे साइकोलॉजिकल स्टडीज को लेकर, मेन साइकोलॉजी को ही लेकर जो एक बड़ा इशू क्रिएट किया जाता है, वो ये है कि एम्पिरिकल एविडेंस नहीं। एम्पिरिकल मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं, हम कुछ भी डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते। ठीक है। तो ये जो डायरेक्टली ऑब्जर्व के बाय सेंसेस, ये जो होता है कि 5 सेंसेस जो हमारी जो इससे ना कोई टच नहीं हो रहा, डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, तो ये इस वजह से ज़्यादा क्या हो रहा है कि मतलब साइकोलॉजी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसी बिहाफ पर मैस्लो की थेरीज को भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसमें भी एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया कि उन्होंने ज़्यादा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे फोकस किया था। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसका जो है इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता। मतलब इन्होंने भी सब्जेक्टिविटी की बात की कि वो यानी कि इनकी जो जो भी बातें थी वो एज अ होल फुल वर्ड पे अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है। वो भी सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती हैं। ठीक है जी। मतलब एक सोसाइटी में अगर ये बात सेटिस्फाई हो रही है तो कहीं पे नहीं होगी, कहीं पे थोड़ी होगी, कहीं पे कम होगी। तो इस बात को लेकर कि ये भी जो है ओवरऑल पूरी वर्ड पे अप्लाई नहीं हो सकता, तो इस वजह से भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है जी। फॉर सोसाइटी इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस इज नीडेड। उन्होंने कहा था कि जब भी हमने ओवरऑल सोसाइटी पे, ओवरऑल वर्ल्ड पे इसको अप्लाई करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिविटी की बात करनी हो, जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि आप में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, मतलब एज अ होल अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है जी। उसके बाद हायरार्की ऑफ नीड्स हैज़ बीन एक्यूज्ड द कल्चरल बियास, मतलब ये कल्चर पे बिहाव कर रही है। ये जो हायरार्की है नीड्स वाली, ये कल्चर पर डिपेंड करती है, कल्चर टू कल्चर ये चेंज होती है। ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट है कि मतलब कल्चरल पे है कि कल्चर अगर ऐसा है कि उसके लिहाज से वो नीड्स हैं तो वो सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद वेस्टर्न वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ को वो रिफ्लेक्ट कर रही थी ज़्यादा, उनकी तरफ थी ज़्यादा। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट दिस कंसेप्ट इज़ कंसीडर रिलेटिवली टू ईच कल्चर एंड सोसाइटी एंड कैन नॉट बी यूनिवर्सली अप्लाइड। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो है ये चेंज होता रहता है कल्चर और सोसाइटी के बिहाफ पर, और यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं कर सकते। मेन यही इशू था कि इसमें एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, और दूसरा ये कि ये सब्जेक्टिव मतलब है, ऑब्जेक्टिविटी पे नहीं। ये दो क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स हैं, लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस एंड लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। सो दैट्स ऑल। हमने डिस्कस किया क्रिटिसिज्म। ठीक है जी। हमने बी नीड्स एंड डी नीड्स की बात की, हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी, हमने पैरामिड देखा, हायरार्की ऑफ नीड्स वाला, पर्सनैलिटी, हमने ह्यूमनिज्म की बात की, उनके पॉइंट्स देखे पर्सनैलिटी ट्रेट्स में। सो दैट्स ऑल अबाउट मैस्लो। आई होप आपको अच्छी समझ आई हुई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।